हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब अच्छा चल रहा होगा, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर है, तो हेडिंग लगा लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज लिख सकता हूं मैं, चार्ज होता है इलेक्ट्रिक का मतलब, और फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। क्या मैं इसको चार्ज के फ्लो को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो लिख सकता हूं? बताओ। जब भी चार्ज फ्लो करेगा, सपोज ये चार्ज है, ये फ्लो कर रहा है, तो ये अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बताओ कुछ इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो लिख सकता हूं मैं, बताइए कोई दिक्कत है? तो जब भी किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा, सपोज मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है और यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ई। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, उस एग्जांपल से आप इन सारी चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि ये फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं और स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। आपके पास ये एक टैप है, टैप मतलब समझते हैं ना, टैप मतलब नल। गांव में तो कल होता है, लेकिन शहरों में नल होता है, ठीक है, नल, इसको नल बोलते हैं। इस नल से ना एक पाइप को मैंने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, और ये पाइप में से मस्त कुछ इस तरीके से पानी जा रहा है, ऊपर से पानी कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये पानी गया इधर से, ऐसे गया और यहाँ से गया और इधर से बाहर निकल गया पानी। क्या कर गया? बाहर निकल गया। ओके, तो टैप हमने ऑन किया, टैप से पानी निकल रहा है, पानी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का, इसको हम दे देंगे 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड हाउ मच वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मीटर स्क्वायर। 1 सेकेंड में इस पाइप के एंड में यहां से कितना पानी फ्लो करेगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लक्स निकालना, फ्लक्स ऑफ वाटर निकालना, तो क्या करेंगे? एरिया को वेलोसिटी से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया? 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में इस पाइप से निकलेगा, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। बस हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जहां पे पानी फ्लो कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी, बस ये डिफरेंट है। आपको ये एग्जांपल से समझ में आया कि फ्लक्स क्या होता है। हमने इस पॉइंट पे चेक किया कि इस पॉइंट से पानी कितना निकल रहा है। एज इट इज हम क्या करेंगे, हम इसके जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करवाएंगे और हर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लक्स निकला है उसको फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रफ करो इसको, अब स्टार्ट करें। चलिए, जब तक कोई एग्जांपल सेट नहीं करोगे ना दिमाग में, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। आप हर एक टॉपिक को एक एग्जांपल से अपने दिमाग में सेट कर लो। जैसे ही वो टॉपिक आएगा, वो एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, राइट। इसके अंदर मैंने एक सरफेस रख दिया, मान लो ये कुछ इस तरीके से मैंने एक सरफेस रख दिया, ओके। तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही होगी। तो अगर हमें इसके अंदर का फ्लक्स निकालना है कि ये सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो वो होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। एरिया वेक्टर का मतलब होता है जो ये सरफेस का एरिया होगा, इसका परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो एरिया वेक्टर क्या हो गया हमारा? ये सरफेस के जो भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वो हमारा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो गया हमारे पास? फ्लक्स हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, इसको मैं खोलता हूं, डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं आपको पता होगा। इसको खोलूंगा तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पे ई क्या है हमारा? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए है हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड
ए। समझ में आ गया आपको? नोट कर लो इतना पहले, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी सरफेस हमने रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जितने भी वो सरफेस से निकलेंगी वही हमारा फ्लक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही थी, ठीक है। इसके बीच में मैंने एक सरफेस रख दिया इस तरीके से, जस्ट इसके ऐसे रख दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही है सरफेस के अंदर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वही क्या होगा? फ्लक्स होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing from a given surface। समझ गए आप? समझ गए आप क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम ए गिवन सरफेस। कोई भी सरफेस आपके पास गिवन है, उसके अंदर से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी वो क्या होता है? फ्लक्स होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलो रफ करूं मैं। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या था? E और A का डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है। इसको मैं छोटे से सरफेस के लिए, मान लो ये DA एरिया है, DS एरिया मान लो इसको, DS एरिया है, ठीक है। और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मान लो E इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? E डॉट TS। कोई दिक्कत है? ठीक है। मतलब छोटे से सरफेस के लिए हम DS भी ले सकते हैं एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फ्लक्स का क्या हो गया? E डॉट A, मतलब इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा? EA cos थीटा। ये हमारा फ्लक्स आया। अब ये फ्लक्स के फॉर्मूले में आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे cos थीटा वाला कंपोनेंट क्यों आ रहा है, इसको समझते हैं थोड़ा। अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इसके अंदर सपोज मान लो यहाँ पे एक सरफेस रखा गया है ऐसे। ये सरफेस को हमने कुछ इस तरीके से कुछ थीटा एंगल पे ऐसे इंक्लाइन कर दिया, थीटा एंगल से। मतलब अब ये पहले कैसा था समझो इस चीज़ को। पहले सरफेस हमने ऐसा रखा था, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी उसके जस्ट परपेंडिकुलर था। अब हमने कुछ इंक्लाइनेशन कर दिया, मतलब थीटा पे, ऐसे थोड़ा सा थीटा एंगल पे रख दिया सरफेस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब इस चीज़ को समझो थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाओगे उसको समझो थोड़ा। ये सरफेस है, सरफेस के पैरेलल एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दो। ये मैंने कर दिया, देखो इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ हो गया, बताओ। इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो कुछ इस तरीके से। ये मेरा क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। हमने एरिया वेक्टर बना लिया। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, बताओ। एक कहाँ होगा? थीटा पे है तो ऊपर हो जाएगा E cos थीटा, और एक इसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? E sin थीटा। तो अब मुझे आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सरफेस के अंदर से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये सरफेस के अंदर से नहीं निकल रहा, ये सरफेस है। सरफेस के अंदर से जाना मतलब क्या? इसके 90 डिग्री पे या फिर कुछ एंगल पे, लेकिन ऐसे जस्ट ये सरफेस के ऊपर से आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस से थोड़ी ना पास हो रही है, मतलब ये वाला कंपोनेंट तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। ये वाला कंपोनेंट फ्लक्स के अंदर रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। फ्लक्स के लिए ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है। फ्लक्स के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? E cos थीटा वाला। इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले में cos थीटा का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, बिकॉज इसका कंपोनेंट क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है, ठीक है। तो आप तो बस इतना याद करो कि फॉर्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट A, मतलब E और A का डॉट प्रोडक्ट है। और ये जो एंगल है, एंगल क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो थीटा एंगल है। आप या तो कंपोनेंट से सॉल्व करो, या तो आप सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये समझो कि ये जो cos थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा क्या है बताओ? थीटा यहाँ पे क्या है? एरिया बिटवीन, अभी मैंने पहले ही समझाया था थोड़ी देर, एरिया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड
एरिया वेक्टर। इसको अच्छे से समझो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस की हमेशा 90 डिग्री। इसको मैं बहुत अच्छे से थोड़ी देर में समझाने वाला हूं, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा, अगर मान लो ये मेरा सरफेस है तो इसके 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर, मान लो ये मेरा सरफेस है तो इसके 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर, मान लो ये बोर्ड मेरा सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा, ये होगा, ये जो आप पेन देख रहे हो ना ऐसे, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। और एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर है, उसके पास डायरेक्शन होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए अब बात करते हैं कि ये हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स कौन कौन से क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E A cos थीटा। तो फ्लक्स का हम डिपेंडेंट देखेंगे कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देख के बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के ऊपर। एज इट इज आप एरिया इंक्रीज करोगे, ये सारी चीजें होती कैसी है, देखो सपोज मान लो ये एक एरिया है, मतलब इसका एरिया ए है और ये एक सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर बहुत सारी डाल दोगे, बहुत सारी डाल दोगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाल दी तो भी फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंट देखो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे, अगर मान लो सपोज मैं एरिया बढ़ा देता हूं ऐसे, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगे ऑटोमेटिक, पहले से ज्यादा आ जाएंगे, बताओ, तो इसके अंदर भी फ्लक्स इंक्रीज कर गया। एज इट इज थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और थीटा एंगल तीनों पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट कैसे निकालोगे, फ्लक्स का यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, E डॉट ए, यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, इनटू एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन कूलम माइनस 1 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट आ गई फ्लक्स की। और फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। आपने यूनिट निकाल दिया, यूनिट कितना आया, न्यूटन कूलम माइनस 1 मीटर का स्क्वायर। अब हम डायमेंशन निकालेंगे, देखो यहाँ पे डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं और बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन चार्ज लिख सकता हूं, बताओ, इनटू एरिया को एज इट इज रखते हैं। अब देखो मैं इस चार्ज को क्या लिख सकता हूं, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है, इसको लिख सकता हूं इनटू एरिया। अब हमारे पास सबके डायमेंशन है, फोर्स का क्या होता है, mL/t-2, ठीक है, और करंट का क्या होता है, एम्पियर ए, और टाइम का t होता है, ऊपर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब l का स्क्वायर। यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाएगा, बता दो डायरेक्ट, देखो डायमेंशन आ जाएगा m, ऊपर m रहेगा, फिर l का स्क्वायर और l, तो l क्यूब हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में t माइनस 2 था, t यहाँ पर भी है, ऊपर जाएगा माइनस 1, मतलब t माइनस 3। ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, यूनिट आ गया। और फ्लक्स हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको फटाफट, तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इंसान के लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही फ्लक्स के लिए ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग समझेंगे ना कि एरिया वेक्टर का, जो एरिया का वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर क्यों होता है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो इसको रफ कर दूं मैं, चलिए रफ करते हैं। एरिया वेक्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले ना मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं एरिया वेक्टर। चलिए स्क्वायर है, इसका साइड गिवन है, मान लो ये ए है और ये ए है। ओके, तो नॉर्मली हम एरिया कैसे निकालते हैं, अगर मुझे ये स्क्वायर का एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, कोई भी निकाल देगा, बच्चे का खेल है जी। एरिया निकालना है स्क्वायर का, मतलब साइड इंटू साइड होता है, मतलब ए इंटू ए कर दोगे तो ए का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। ये तो एरिया के बारे में 50% हुआ। 50% आप 11th-12th में सीखते हो, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं कि एरिया वेक्टर है और उसका डायरेक्शन कैसे मेंशन करते हैं, कैसे निकलता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आइए, अब हम एरिया को बोलेंगे एरिया वेक्टर, क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर।
ओके तो एक काम करता हूँ, ये जो साइड है ना साइड, इसको मैं वेक्टर कंसीडर कर सकता हूँ। इस तरीके से कर सकते हैं ना। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन गिवन है, समझ सकते हो। ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है भैया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मान लो दो वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी। इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। एज इट इज यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, लगा दूं, चलिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू क्या करोगे, साइन थीटा। थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, कितना है यहाँ पे, स्क्वायर है, मतलब 90 डिग्री होता है स्क्वायर के अंदर, तो 90 डिग्री लिख देंगे। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए और ए का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आया। और एरिया वेक्टर कैसे हुआ मैं बताता हूँ, सब कुछ यहाँ से आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा मुझे समझाना, या फिर मैं आपको समझा दूँ, दोनों ही समझते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ना कि ये एक ए वेक्टर कुछ इस तरीके से और एक ए वेक्टर कुछ इस तरीके से और एक इन दोनों के ऊपर। आपने दीवार देखा है, दीवार का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर देखा है ना दीवार के एंड पे, जैसे यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर है, ठीक है। तो दीवार के कॉर्नर के नीचे देखना, एक लाइन ऐसे गई होगी और एक लाइन ऐसे आई होगी और एक लाइन ऊपर गई होगी, तो वही मैंने ड्रॉ किया है। ये आपका दीवार का कॉर्नर है, एज इट इज समझो, ठीक है। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, मतलब ए क्रॉस ए किया, मतलब ए इंटू ए किया। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो इनके 90 डिग्री पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है। मतलब ए क्रॉस ए करूंगा तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा ऊपर वाला। इसीलिए आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, हम सरफेस का वेक्टर हम बोल रहे हैं 90 डिग्री पे। मान लो कि ये वाला प्लेन है ना, एक्स और वाई प्लेन एक सरफेस है, इसको कंसिडर करते हैं, इसको सरफेस मान लो, ये एक्स और वाई प्लेन क्या हो गया, सरफेस हो गया। तो हमने जैसे ही दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो इसके 90 डिग्री वाला वेक्टर हमारा सॉल्यूशन होगा। मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा ऊपर जेड एक्सिस वाला। तो क्या ये 90 डिग्री नहीं है सरफेस से, क्या ये 90 डिग्री नहीं है सरफेस से, इसीलिए एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है और वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री, देखो यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ आपको, ए क्रॉस ए करोगे तो 90 डिग्री पे, मतलब ये दो वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये 90 डिग्री वाला आएगा। तो ये आया ना जी 90 डिग्री। तो बाबू ये जब 90 डिग्री आया है तो 90 डिग्री, ये जो प्लेन है इसके 90 डिग्री है, हर जगह 90 डिग्री है। इसीलिए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और कैसे होता है वो मैंने बता दिया, नोट करिए इसको फटाफट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पे स्क्वायर वाला एग्जाम्पल हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्कल रखता हूँ, चलिए यहाँ पे सर्कल रखता हूँ, ठीक है। ये सर्कल हो गया, सर्कल का रेडियस होता है, मान लो एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर है, गॉट इट, ओके। एरिया क्या होता है इसका बताना, एरिया वेक्टर होता है। एरिया को मैं क्या लिखूंगा, एरिया को मैं लिखूंगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्रॉस आर लिख देता हूँ, दोनों वेक्टर है। मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ओके। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ये तो कांस्टेंट हो गया पाई, तो क्या हो जाएगा, आर का मॉड्यूलस इंटू साइन थीटा। कितना है इन दोनों के बीच में एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये भी हमारा एरिया वेक्टर है। और कैसा होगा देखो, ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपका मान लो वाई एक्सिस है। तो ये जो पैन आप देख रहे हो, ये पैन ऐसे बाहर निकला है ना, ये हमारा पाई आर स्क्वायर वाला वेक्टर होगा। आप समझ पा रहे हो, ये जो मेरा पैन है ये सरफेस के 90 डिग्री पे है ना जी, देखिए ना, इसको 90 डिग्री पे रखे हैं और ये दोनों वेक्टर है, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये वाला आ गया वेक्टर। तो ये भी सरफेस के 90 डिग्री, इसीलिए पाई आर स्क्वायर। यहाँ वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये पैन क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर वेक्टर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या है, सरफेस के 90 डिग्री आउटवर्ड है। नोट करिए इसको भी। एरिया एक वेक्टर होता है, आपको पता चल गया, उसका डायरेक्शन होता है डायरेक्ट आउटवर्ड होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ओके। कोई दिक्कत है, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, होगा तो कमेंट करना, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। और अब हमें सिर्फ फ्लक्स निकालना है।
अब क्या करना है, अब मेरा और आपका काम एक ही है, फ्लक्स निकालना। इससे पहले हम लोग समझ रहे थे फ्लक्स क्या है, अब हम निकालेंगे कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला सीख लिए, सब कुछ सीख लिया। चलिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्रॉ करता हूँ। ब्लू पेन कहाँ गया, ये रहा। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कुछ इस तरीके से, ओके। और इसके अंदर मैंने एक सरफेस रख दिया। पहला सरफेस होगा इस तरीके से, मैंने एक सरफेस को रखा है, ओके। इसका एरिया कितना है, ए है, एरिया इसका ए है, तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से ए वेक्टर है, ठीक है। एज इट इज़ यही सरफेस को मैंने कुछ इस तरीके से पैरेलली रख दिया फील्ड के, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर मान लो कुछ इस तरीके से ऊपर है। हमें दोनों में फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स कितना इस सरफेस से निकलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, ई डॉट ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी को मैं ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन हमारा एरिया वेक्टर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है। कैसे है समझो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। और सरफेस को मैंने ऐसे रखा है, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इसके डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया हमारा, इस केस में हमारा थीटा हो गया 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे वैल्यू रखो और देखो फ्लक्स कितना होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फ्लक्स कितना आ गया, ई ए। ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है। कितना है, मैक्सिमम फ्लक्स है। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स क्या आ गया, ई ए। इसका मतलब हुआ कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर रखोगे तो उसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, विच इज इक्वल्स टू ई ए। तो थीटा 0 डिग्री है तो मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है। अब इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, बना दिया जी। यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ होता है, ऊपर है, क्योंकि सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। पहले आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक पॉइंट पे ड्रॉ करना है, उसके बाद एंगल निकालना है दोनों के बीच में, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, क्या है, ई ए कॉस थीटा। तो ई देखो, ई और ए के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या लिख सकता हूँ, ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में क्या होता है, मिनिमम फ्लक्स होता है। मिनिमम फ्लक्स होता है कब, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। जब थीटा आपका 90 डिग्री है तो फ्लक्स मिनिमम आ रहा है, जब थीटा आपका 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, इतना नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये जो एरिया वेक्टर देख रहे हो ना, इसको मैं पीछे बनाऊंगा इधर ऐसे। अब एरिया वेक्टर इस साइड है, इस केस में भी एरिया वेक्टर ऊपर था ना, अब मैं नीचे बनाऊंगा। तो अब आंसर कैसा आएगा उसको समझते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया है, चलिए ओके, देख लीजिए एक बार वापस, रफ करो, फाइन। चलो अब समझते हैं कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर चेंज करता हूं, रिवर्स करता हूं, तो कैसे आंसर निकालोगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो ई ए के बीच में एंगल कितना है, ई ए के बीच में एंगल 180 डिग्री है। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस ई ए। तो फ्लक्स कितना आ गया हमारा, माइनस ई ए। और आपने अभी देखा था, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि इस डायरेक्शन में फ्लक्स कितना आ रहा था, ई ए आ रहा था, और इस डायरेक्शन में क्या आया, माइनस ई ए, ठीक है। अब चलो इस केस में देखते हैं। इस केस में आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है अभी भी, और एरिया वेक्टर का कहाँ है, नीचे है। दोनों के बीच में एंगल अभी भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स ई ए कॉस 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 से इंटू करोगे तो 0। अभी भी फ्लक्स कितना है, 0, ठीक है। तो 90 डिग्री पे फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे थीटा कितना था, थीटा था 180 डिग्री, इसलिए फ्लक्स क्या आया है, माइनस ई ए। नोट कर लो इसको भी। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्यारा सा। नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ करूँगा। अब सपोज मान लो कि ये स्क्वायर है एक, ओके, ये क्या है, स्क्वायर। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से पास कर रही है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से पास कर रही है। इसका एंगल है, इस डायरेक्शन में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और इसका साइड कितना है, ए, और ये भी कितना है, ए। तो बोल रहा है फाइंड फ्लक्स।
फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स कितना निकलेगा, निकाल सकते हो फ्लक्स कितना लगेगा, फ्लक्स कितना निकलेगा निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा। एरिया वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में गिवन है, एरिया वेक्टर ऊपर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे, आपका सेकंड स्टेप यही है। पहले आप वेक्टर को मेंशन कर दो, लो मेंशन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल भी तो निकालना है, उसके बाद फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब मेरे पास एंगल भी है, वेक्टर भी, सब कुछ है, तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ इसका? कैसे निकलेगा देखो, फ्लक्स क्या होता है, EA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, एरिया कितना हो जाएगा इसका बताओ, एरिया कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर एरिया हो गया, तो एरिया ए स्क्वायर रख दिया मैंने, cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2 EA स्क्वायर, ये हमारा फ्लक्स आएगा। क्या आप फ्लक्स निकालना सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कैसे निकाला हमने। सबसे पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ है और एरिया वेक्टर कहाँ है, उसको मेंशन करो, उसके बाद उन दोनों के बीच का एंगल निकालो, फार्मूला यूज करो, एंगल को रखो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एंगल ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। ओके चलिए नोट करिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड फ्लक्स, इसके अंदर भी फ्लक्स निकालना है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऐसे गिवन है आपको, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से एक 3D शेप रखा हुआ है सिलेंड्रिकल ऐसे, ठीक है। मान लो कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है और ये सरफेस 4 है। 4 सरफेस में डिवाइड कर दिया, 3D फिगर है, इससे पहले हम लोग 2D फिगर में फ्लक्स निकालते थे, अब हमारे पास 3D फिगर है, तो जहाँ जहाँ सरफेस होगा वहाँ वहाँ फ्लक्स होगा। चलिए तो अब हम एक एक करके सबके अंदर फ्लक्स निकालेंगे। सपोज मान लीजिए कि इसका एरिया कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा 90 डिग्री में, तो एरिया वेक्टर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर इधर होगा और वो कितना होगा, ए वेक्टर मान लेते हैं, और इसका एरिया वेक्टर मतलब ये सर्कल का अगर रेडियस आपको गिवन है कैपिटल R, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², कोई दिक्कत, πr²। एज इट इज इसका एरिया निकालोगे इस डायरेक्शन में, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका भी πr², ओके πr²। अब इसका एरिया मान लो, इसका भी एरिया वेक्टर गिवन है विच इज इक्वल्स टू ए, इसका भी एरिया वेक्टर गिवन है विच इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल सरफेस में कितना फ्लक्स निकलेगा और एक एक सरफेस में, ईच सरफेस में बताओ कि कितने फ्लक्स निकलेंगे। तो सबसे पहले सरफेस 1 लेते हैं, सरफेस 1 में कितना फ्लक्स निकलेगा, तो क्या करना है, सबसे पहले एरिया वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो यहाँ पर बनाओ, इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों के बीच में एंगल निकालो, फिर कितना है 180 डिग्री। अब आप फार्मूला निकालो, फ्लक्स इन 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EA cos थीटा होता है, तो E कितना है, E है, A कितना है πr² है, cos थीटा cos 180 डिग्री है विच इज इक्वल्स टू -1, ये क्या होता है -1, तो क्या लिख सकता हूँ -E πr², ये मेरा फ्लक्स होगा जो कि सरफेस 1 से बाहर निकल रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करो उस पॉइंट पे जहाँ पे निकालना है फ्लक्स, जिस सरफेस पे निकालना है, उसके बाद एरिया वेक्टर को ड्रॉ करो, दोनों के बीच में एंगल देखो और फार्मूला लगा दो, तीन स्टेप है बस, ठीक है। चलिए सेकंड में निकालें, सरफेस सेकंड में निकालते हैं, सरफेस सेकंड सरफेस कहाँ है, ऊपर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, यहीं पे बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, आपको पता है cos 91 होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि EA cos थीटा, थीटा कितना है, ए ही है, और cos थीटा कितना है 90 डिग्री को, तो फ्लक्स कितना आ गया सेकंड सरफेस में, 0। समझ में आ गया। अब थर्ड सरफेस में निकाले, ठीक है, सरफेस 3 में फ्लक्स निकालते कितना होगा, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 0 डिग्री, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EA cos थीटा, ठीक है। तो ए क्या होगा, एरिया होगा इस सरफेस का जो कि πr² है, πr² इंटू cos थीटा, cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, क्या लिख सकता हूँ, E πr², ये हो गया सरफेस थर्ड सरफेस में इतना फ्लक्स निकलेगा। फोर्थ सरफेस में देखिए,
चलिए यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए कहाँ है, इधर है। एरिया वेक्टर कहाँ है, नीचे है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। फ्लक्स कितना हो जाएगा, थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। निकाल के दिखाते हैं, अभी निकाले थे यहाँ पे। थीटा आपका 90 डिग्री था तो फ्लक्स कितना है, 0 है। यहाँ पर भी देखिए ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो चारों सरफेस में हमने फ्लक्स निकाल दिया, सरफेस 4, सरफेस 3, सरफेस 2, सरफेस 1, चारों सरफेस का हमने फ्लक्स निकाल दिया। 90 डिग्री वाले में फ्लक्स 0 होगा, इन दोनों में फ्लक्स है जो कि एक में क्या है माइनस ई पाई आर स्क्वायर है, तो एक में ई पाई आर स्क्वायर। चारों को ऐड करोगे तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है। ई पाई आर स्क्वायर माइनस ई पाई आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स सरफेस में कितना होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट समझो कि अगर कोई भी सरफेस, अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्लेस किए हो तो उसके अंदर से टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होगा। क्या आप मेरी ये बात समझ रहे हो कि कोई भी क्लोज सरफेस को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ठीक है, नोट करिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए मैं रफ करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से हमें एक्सिस गिवन है, एक्सिस गिवन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप। आपको पता है आई कैप जे कैप क्या होता है, आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर होता है। आई कैप एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। समझना इस चीज को अच्छे से थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, थोड़ा गलत बन गया, एक सेकेंड। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्यूब रखा है। ठीक है, ओके, आप समझ रहे हो ना। ये हमारा एक्सिस है, इस ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। इस क्यूब का साइड है 1 मीटर, 1 मीटर का क्या है साइड इसका, ये भी 1 मीटर, सारे साइड का लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो क्यूब है, क्यूब के ये वाले सरफेस में कितना फ्लक्स निकलेगा अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो हमें ये बताना है कि आप ये बताइए कि ये वाले सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये कैलकुलेट करना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो कि गिवन है ऊपर, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद हमें एरिया वेक्टर भी तो चाहिए इसका, तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए। एरिया निकालने के लिए हमारे पास साइड है 1 मीटर और 1 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर दोगे, क्या आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्ट आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ से 90 डिग्री पे होगा। तो एरिया वेक्टर कितना आ गया हमारा, 1 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास एरिया भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इन दोनों के बीच का एंगल निकाले, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तीनों चीजें निकाल दी हमने। क्या हम फार्मूला लगाएं, फार्मूला लगाएं बताइए। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर एक चीज देखो, जो हमारा एरिया आया है 1 मीटर स्क्वायर, वो कौन से डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो यहाँ पे हमें एरिया वेक्टर को आई कैप जे कैप में रखना होगा, मतलब आई कैप में है तो आई कैप रखना होगा। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें यहाँ पे आई कैप जे कैप में गिवन है। तो आप देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई कैप लगाऊंगा। इस चीज को आप समझ रहे हो, आई कैप क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में, आई कैप, इसलिए। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, देखो वहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एरिया कितना है, 1i कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना आता है। आई कैप वाले को आई कैप से इंटू करो, जे कैप वाले को जे कैप से इंटू करो। यहाँ पे जे कैप नहीं है, आई कैप है, तो सिर्फ आई कैप वाला इंटू होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन कूलॉम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कूलॉम को ऊपर लाओ, न्यूटन कूलॉम -1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन निकालो, फिर दोनों के बीच में एंगल निकालो, फिर चौथा पॉइंट क्या है उसको फॉर्मूले में रखो और आंसर निकाल दो। ठीक है, आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जाइए पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए बिना किसी टेंशन के। चाहिए बाय 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 बाय।